आज के शो में अशराफिया का सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा, टैक्स सिस्टम पेचीदा, कमजोर इंतजाम और निगरानी बदनवानी का बायस, IMF की गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। नाज़रीन, GCDA रिपोर्ट यानी जो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बिल आखिर मंजर आम पर आ चुकी है। इस रिपोर्ट की तफसीलात और मंदरजात के मुताबिक IMF ने एक 15 नुकाती रिफॉर्म प्रोग्राम एजेंडा जो इस पर इसमें प्रपोज किया है। ये 15 नुकाती रिफॉर्म एजेंडा क्या है, इसका पाकिस्तान में ख़ास तौर पर किन शोबों से ताल्लुक़ है, इसकी तफसीलात में जाने से पहले, क्योंकि ये करप्शन और गवर्नेंस के हवाले से जो इस वक्त करप्शन और गवर्नेंस के हवाले से जो ये रिपोर्ट इस वक्त है जो डायग्नोस करती है कि करप्शन और जो गवर्नेंस है उसके इश्यूज़ क्या हैं और उसको इसमें हाईलाइट किया गया है। ये तफसीलात इस रिपोर्ट जो है ये बताती है। इस रिपोर्ट के अंदर ख़ास तौर पे जो इश्यूज़ हाईलाइट किए गए हैं उसके अंदर सिस्टमैटिक करप्शन, वीकनेस ऑफ गवर्नेंस और उन तमाम प्रोटोकॉल्स की जो वॉचडॉग होते हैं, जो देखते हैं इस वक्त के किस तरह एक मुल्क में, एक रियासत के अंदर उसके उमूर की जो गवर्नेंस और उसके जो करप्शन के उमूर हैं उस पर नज़र रखी जा रही है, उसकी सर्विलेंस की जा रही है। तो ख़ास तौर पर इन तफसीलात के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर जाने से कबल आपको बताते चलें कि इस रिपोर्ट ने एक अहम तरीन पहलू बेनकाब किया है और वो पहलू है एलीट कैप्चर का, कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी निज़ाम और किस तरह पाकिस्तान में मजमूई तौर पर जो पॉलिसी है उस पर अशराफिया का कब्जा है। और यह अशराफिया पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की माशी तबके से ताल्लुक़ रखती है। यह अशराफिया पाकिस्तान में पॉलिसी को कंट्रोल करती है और ये पॉलिसी साजी के अमल के अंदर अमल दखल इसका होता है, असरअंदाज भी होती है और अपने फ़वाइद के लिए फ़ैसले भी करवाती है। इस रिपोर्ट के अंदर पाकिस्तान के टैक्स के ओपेक निज़ाम का भी हाईलाइट किया गया है कि उसकी पेचीदगियाँ और उसकी कॉम्प्लिकेशंस किस तरह पाकिस्तान के जो रेवेन्यू स्ट्रीम है उसको मुतासिर कर रही हैं। और फिर ख़ास तौर पर इसमें जिक्र है कि किस तरह पाकिस्तान में गवर्नेंस के हवाले से अहम तरीन फैसले, उसमें अशराफिया कंट्रोल और जो गवर्नेंस है उस हवाले से जो अहम तरीन पहलू हैं उस पर तफसीरन जो है इसकी निशानदेही इस रिपोर्ट में की गई है। इस रिपोर्ट के कुछ जो पैराग्राफ्स हैं आपके सामने रखते चलते हैं, क्योंकि जो अहम तरीन है, क्योंकि है तो ये तकरीबन अराउंड 168 पेजेस की रिपोर्ट है, लेकिन एक तो इसको रोका गया, इसको मंजर आम पर आने में काफ़ी वक्त लगा है। ये रिपोर्ट फरवरी 2025 यानी और फिर उसके बाद अप्रैल 2025 में IMF का एक वफ्द आया जिसने बाकायदा जो है ये रिपोर्ट इस पर तैयार की और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान से भी और मिलकर इस पर जो है ये गवर्नेंस की रिपोर्ट तैयार की गई। लेकिन इस रिपोर्ट के हवाले से इसको मंजर आम पर आने के लिए काफ़ी रुकावटें थी। अब ये क्यों आई है मंजर आम पर, यह भी बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्योंकि IMF की मीटिंग है और IMF की जो ट्रांच या IMF की जो कंटिन्यूटी है, इट अलॉट डिपेंड्स ऑन दिस रिपोर्ट। और अगर ये 15 नुकात जो मैं कह रहा हूँ, अगर इस पर अमल दरामद करना पाकिस्तान के लिए एक बाइंडिंग है कि पाकिस्तान शुड इम्प्लीमेंट दीज 15 रिफॉर्म एजेंडाज, अगर इन नुकात के ऊपर आए और ख़ास तौर पे उन चीज़ों पर जो इस रिपोर्ट में हाईलाइट की गई हैं, इसमें कहा गया कि करप्शन इज़ अ परसिस्टेंट चैलेंज विद सिग्निफिकेंट एडवर्स इम्प्लीकेशंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सवाल इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इंडिकेट किया गया है कि इंडिकेटर्स रिफ्लेक्ट वीक कंट्रोल ऑफ करप्शन ओवर टाइम विद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज for public spending effectiveness, revenue collection and trust in the legal system. While corruption vulnerabilities are present at all levels of the government, the most economically damaging manifestation, the incentive privileged entities, यानी जो privileged जो entities हैं, यानी जो अशराफिया है, उनका जिक्र करता है IMF इस रिपोर्ट में। वो कहता है that exert influence over key economic sectors including those owned by और एफिलेटेड विद द स्टेट, यानी जो स्टेट के अपने इदारे हैं या स्टेट के अपने जो महकमे हैं, जो अपने सेक्टर्स हैं, उन तक में इस प्रिविलेज क्लास का इन्फ्लुएंस है। ये प्रिविलेज क्लास का इन्फ्लुएंस जो है, ये सियासी और माशी अशराफिया उसका इन्फ्लुएंस है और वो फैसले कराने में असरअंदाज होती है। दीज डायनामिक्स आर कंपाउंडेड बाय परसेप्शंस दैट द एंटी करप्शन अप्रोच हैज़ लैक्ड कंसिस्टेंसी एंड इम्पार्शियलिटी, यानी जो एंटी करप्शन का निज़ाम है उस पर भी तनकीद ये रिपोर्ट करती है कि एक तो अशराफिया का कब्जा है पाकिस्तान में पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, दूसरा वो कहते हैं कि जो आपके एंटी करप्शन के हवाले से इदारे हैं उन पर भी इल्ज़ामात हैं कि वो जस्टिस और इम्पार्शियलिटी के उसूलों पर पूरा नहीं उतरते। साथ में contributing to diminished public confidence in enforcement
इंस्ट्रक्शंस और पे ख़ास तौर पर इन्फोर्समेंट का जिक्र होता है। हम सालों से सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान में कि हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो कम है। हम मुतवातिर बार ये सुन चुके हैं कि पाकिस्तान में इन्फोर्समेंट के निज़ाम को हमें इम्प्रूव करना है। और क्यों इम्प्रूव करना है? इसलिए इम्प्रूव करना है कि हमें यहाँ पर जो टैक्सेशन मेजर्स हैं उसके ज़रिए, इन्फोर्समेंट के ज़रिए अपने टैक्स टू जीडीपी रेशो को बढ़ाना है, जो नॉन फाइलर्स और फाइलर्स का गैप है उसको कम करना है। लेकिन इवेंचुअली ये इन्फोर्समेंट मेजर्स इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। इस दफ़ा हमने एग्रीकल्चर टैक्स का काम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए और बहुत से रियल एस्टेट के हवाले से टैक्सेस जो इंप्लीमेंट नहीं हो सके। इस रिपोर्ट में आगे जाकर जो इसका 18th पैरा है उसमें फिर ये जिक्र होता है एलीट कैप्चर का। और मैं ख़ास तौर पर क्योंकि इब्तिदाइया है तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में मौजूद ये एलीट कैप्चर कितना मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है और इस रिपोर्ट के अंदर किस तरह इसको आइडेंटिफाई किया गया है। तो ये 18वां है, तो बहुत से नुकात, लेकिन ये 18 पैराग्राफ इसमें फिर जिक्र होता है। कहा जाता है कि अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कंट्रोल बाय अ डोमिनेंट इकोनॉमिक एलीट ओवर की सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी contribute to institutionalizing the politicization of the state। और हिस्टोरिकली द इकोनॉमिक एलीट, यानी जो आपकी तारीख रही है कि इकोनॉमिक एलीट यानी जो अशराफिया है, कंसोलिडेटेड पावर थ्रू द कंट्रोल ओवर लैंड, ज़मीन पर भी इन्होंने कब्जा किया आपके अशराफिया ने। यानी एक अशराफिया फैसलों पे असरअंदाज हुई, फिर जो लैंड है, जो कीमती एक असासा पाकिस्तान की रियासत का, उस पर भी इन्होंने कंट्रोल किया। अ लेगेसी शेड बाय कॉलोनियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड लैंड ओनर्स। और जो पॉलिसी मेकिंग हुई वो भी ये हुई कि जो आपका तबका ज़मींदार था, यानी जो लैंड ओनर्स थे, उनके फ़ायदे में हिस्टोरिकली हमने देखा कि ये तमाम पॉलिसी जो शिफ्ट रहा वो उनकी तरफ रहा। तो उसका जो फ़ायदा रहा, उसका जो टिल्ट रहा, वो टूवर्ड्स दीज लैंड ओनर्स रहा। मजीद इस रिपोर्ट में लिखा है जी कि फॉलोइंग इंडिपेंडेंस द continuation of these policies further entrenched elite control over land and broaden economic activity। और इनका जो वक्त के साथ साथ जो इनका कंट्रोल था ज़मीन के ऊपर वो बढ़ता गया, उनका कब्जा बढ़ता गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमिक एक्टिविटी पर भी इनका असर रसूख आना शुरू हो गया। फिर इस बड़ी अहम तरीन एक UNDP की रिपोर्ट आई थी और आपके अगर थोड़ा सा रिकैप करें, 2020 में UNDP ने पाकिस्तान की प्रिविलेज क्लास यानी जो अशराफिया है उस हवाले से एक रिपोर्ट जारी की थी कि इनको कितनी मराहत मिलती हैं। उसका कंपाउंड, उसका कंप्लीट जो इसको कहा जाए कि एक फिगर सामने आया था साल 2020 में, तो इसको हवाला दिया जाता है। इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि 2020 UNDP रिपोर्ट एस्टिमेटेड द एलीट प्रिविलेज यानी जो अशराफिया को मराहत हासिल है, एक्सेस टू सब्सिडीज, इसमें जो मराहत है, सब्सिडीज, टैक्स रिलीफ, ल्यूक्रेटिव स्टेट कॉन्ट्रैक्ट्स अमाउंटेड टू $4.7 बिलियन, 4.7 अरब डॉलर के मराहत हम देते हैं अशराफिया तबके को। ये मराहत में टैक्स रिलीफ शामिल है, सब्सिडीज शामिल है, दीगर प्रिविलेज शामिल हैं। अब अंदाज़ा लगाएं, एक मुल्क है जो मकरूज़ है, जो IMF से कर्जा लेता है, वो तकरीबन 4.5 अरब डॉलर की मराहत अशराफिया में बांट देता है हर साल मराहत की सूरत में। साल 2020 का ये अंदाज़ा है, ये रिपोर्ट है जो UNDP की, जिसको IMF आज कोट करता है इस रिपोर्ट में। अबाउट $14% इन द US, यानी $14 के हिसाब से पर बंदा अगर US के हिसाब से देखा जाए फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर अलोन विद अनदर $1.7 बिलियन जो कॉर्पोरेट सेक्टर को दिया जाता है, यानी तकरीबन $4.5 अरब एलीट तबका, फिर $1.7 बिलियन कॉर्पोरेट सेक्टर। और ये बड़े कॉर्पोरेट है, ये SMEs की बात नहीं हो रही, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, ये लार्ज कॉर्पोरेशंस की बात हो रही है। ये वो इन्फ्लुएंशियल तबके की बात हो रही है जो पॉलिसी मेकिंग के अंदर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के जरिए पाकिस्तान की मईशत से मुसलसल फ़वाइद हासिल करता रहा है। $1.7 बिलियन जो है इस वक्त इनको मराहत मिलती है। मजीद इस रिपोर्ट में फॉर एग्जाम्पल 2020 CCP इंक्वायरी यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंक्वायरी को कोट किया गया, फाउंड दैट द सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स concluded to increase prices by ₹45 to ₹50 per bag, costing consumers ₹40 billion, or despite the companies benefiting from a 25% reduction in the federal excise duty। यानी 25% ड्यूटी CCP की रिपोर्ट का हवाला दिया गया, 25% FED में कमी हुई, लेकिन इसके बावजूद ₹50 पर बैग उन्होंने अपने गठजोड़ से बढ़ाया था सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने। IMF ने इस रिपोर्ट में आज कोट किया। फिर एक और इंडस्ट्री का भी जिक्र है इसमें, ये इंडस्ट्री आगे चल के इसका IMF जिक्र करता है। पैरा नंबर 19 में वो शुगर सेक्टर है, मशहूर और मारूफ शुगर सेक्टर पाकिस्तान का। इमरान खान साहब के ज़माने में साल 2019 में हमने देखा था कि इस हवाले से चीज़ें आना शुरू हुई, शुगर कमीशन रिपोर्ट आई, IMF उस रिपोर्ट को भी कोट करता है और IMF इस रिपोर्ट के अंदर GCDA रिपोर्ट के अंदर शुगर सेक्टर के बारे में स्पेसिफिकली बताता है। लिखता है जी, द शुगर सेक्टर प्रोवाइड्स अ केस स्टडी ऑफ हाउ द इंटरवीन रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक एलीट्स
and the state regulators continue to capture public benefits at deep cost to the overall public। यानी आम आदमी का सत्यानाश, आम आदमी का बेड़ा गर्क और आम आदमी की कॉस्ट के ऊपर आपके रेगुलेटर्स और आपकी जो इंटरप्राइजेस जो शुगर बनाने में हैं वो मिलकर अपने गठजोड़ से आम आदमी को नुकसान पहुंचाती हैं और अपनी जेबें भरती हैं और अल्टीमेटली पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाती हैं। इस रिपोर्ट में इसकी तफसीलात में बताया गया कि फर्म्स इन द शुगर सेक्टर बेनिफिटेड फ्रॉम फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, सब्सिडीज एंड रेगुलेटरी लूप होल्स फॉर डिकेड्स। सालों तक इनको ये फायदे मिले। Many due to the nexus between industry magnates and political leaders, क्योंकि सियासतदानों का और शुगर मैन्युफैक्चरर्स मिल्स का एक गठजोड़ था और IMF ने आज इस रिपोर्ट पर खुल के जिक्र किया इसका। शुगर मिल ओनर्स, many of whom hold government positions, have ensured highly recommended prices for sugarcane and protective tariffs। क्योंकि खुद जो सियासतदान जो शुगर मिल के ओनर हैं वो खुद हुकूमत में होते हैं, वो खुद काबीना में होते हैं और वो फिर फैसले करवाते हैं अपने हक में शुगर के प्राइसेस के हवाले से भी और प्रोटेक्टिव टैरिफ्स के हवाले से भी। कीपिंग देयर ऑपरेशंस प्रॉफिटेबल एट द एक्सपेंस ऑफ कम्पिटिटिवनेस, और अपने आप को प्रॉफिट रखने के लिए आम आदमी को यानी चीनी की कीमत जहाँ भी जाए मईशत का जो बेड़ा गर्क हो उनको फिक्र नहीं होती। दे हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस एक्सपोर्ट एंड प्राइसिंग पॉलिसीज इन टू देयर एडवांटेज इन 2018-19। जैसा मैंने कहा 2019 में ये तमाम शवाहिद आना शुरू हुए थे कि जब एक्सपोर्ट डिसीजन, इम्पोर्ट डिसीजन, इन तमाम फैसलों के अंदर भी शुगर मैन्युफैक्चरर्स ने अपने हक में फैसले करवाए और उससे खुद मुस्तफीद हुए और पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान इन्होंने जो है इस वक्त पहुंचाया था। इस रिपोर्ट में मजीद लिखा गया कि दे हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस एक्सपोर्ट एंड प्राइसिंग पॉलिसीज। द गवर्नमेंट डिसीजंस अलाउड सिग्निफिकेंट शुगर एक्सपोर्ट्स, इवन सब्सिडाइजिंग दैम विच क्रिएटेड डोमेस्टिक शॉर्टेजेस। यानी इनको सब्सिडाइज भी किया गया और इनके फैसलों की वजह से, असरअंदाज होने की वजह से फैसलों में डोमेस्टिक लेवल के ऊपर चीनी की किल्लत भी हुई, चीनी की कीमतों में इजाफा भी हुआ, उससे इन्होंने अलग पैसा कमाया। और a high profile investigation led by the FIA found the leading sugar mill owners colluded to create artificial shortages। मसनूई तौर पर इसको गायब किया गया मार्केट से, प्राइसेस को मैनिपुलेट किया गया डिस्पाइट एम्पल वेयर हाउस स्टॉक्स, जबकि स्टॉक्स इसके मौजूद थे, इसके बावजूद चीनी को गायब किया गया। इट अनकवर्ड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग स्पेकुलेटिव फॉरवर्डिंग एंड लॉन्ड्रिंग ऑफ मनी। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का उनसर की भी निशानदेही आज इस रिपोर्ट में IMF की तरफ से की गई और ये जो है वो इसमें बताया गया कि किस तरह शॉर्टेजेस भी हुई, प्राइस मैनिपुलेशन भी हुई, फिर स्टॉक होने के बावजूद बताया गया कि स्टॉक मौजूद नहीं है और किस तरीके से ये तमाम चीज़ें मैनिपुलेट करके इन्होंने अपने बिलियंस ऑफ रुपीस इसमें बनाए और FIA की रिपोर्ट का हवाला दिया गया। मजीद इसमें जो पैरा 11 के अंदर अगेंस्ट द बैकड्रॉप इंडिविजुअल्स एंड इंडस्ट्रीज फॉर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट रिजल्टिंग इन मार्केट डिस्टॉर्शन, लिमिटेड करप्शन एंड कल्यूसिव अरेंजमेंट्स, खास तौर पे जो गठजोड़ है इसको बार बार जिक्र किया गया इस रिपोर्ट में कि किस तरह सीमेंट का और शुगर का इन्होंने हवाला दिया है कि गठजोड़ के जरिए पाकिस्तान की मईशत को मुख्तलिफ सेक्टर्स ने नुकसान पहुंचाया और उसमें सियासतदान भी शामिल थे गठजोड़ में, इंडस्ट्रीज भी शामिल थी और जो रेलिवेंट रेगुलेटर्स थे, रेगुलेटरी बॉडीज थी वो भी शामिल थी और इस गठजोड़ के जरिए इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। इसमें लिखा गया कि अंटिल रिसेंटली agriculture income has not been taxed, while real estate, manufacturing and the energy sector continue to benefit from favorable taxation arrangements. The revenue loss from such tax expenditures is substantial, with the government estimated loss of 4.51% of GDP in FY 2021। यानी आपने जो एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, आपका रियल एस्टेट हो गया, इसको टैक्स में नहीं डाला, 4.5% ऑफ GDP इससे आपको लॉस हो रहा है मईशत को। द पैटर्न ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, और बड़ा गहरा असर है इसका पाकिस्तान की GDP पे, टैक्स टू GDP रेशो पे और फिस्कल चैलेंजेस पे। द सेलेक्टिव एंड आर्बिट्री इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज enable power forces to shape economic and decisions and continue economic possibilities for both public and private efforts। ये सारी जो रिपोर्ट है इसके मैंने आपके सामने अब तक सिर्फ 3 पैराग्राफ रखे हैं, 3 पैराग्राफ रखे हैं इस रिपोर्ट के। अब अंदाज़ा लगाएं इसमें 168 जो इस वक्त पेजेस हैं उसमें जो तफसीलात सामने आई हैं पाकिस्तान की मईशत के बारे में, ये होशरुबा इंकशाफात नहीं है, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हमारे इल्म में थी। जैसे शुगर इंडस्ट्री के बारे में हमारे इल्म में था, CCP सीमेंट सेक्टर के बारे में हमारे इल्म में था, लेकिन इन सारे गठजोड़ इन सेक्टर्स के, अशराफिया के, सियासतदानों के और इस मुल्क की जो अशराफिया उनके गठजोड़ ने और रेगुलेटरी बॉडीज़ के गठजोड़ ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। IMF कहता है
कि ये फिस्कल चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से जो पाकिस्तान आज फेस कर रहा है। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं इस रिपोर्ट पर तज्जिया तबसरा टैक्सेशन एक्सपर्ट्स का, क्योंकि पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम पर भी तफसीलात में बात हुई है और ख़ास तौर पर जो रिफॉर्म एजेंडा है इस पर अमल दरामद कैसे होगा मुमकिन। एक ब्रेक के बाद माज़ करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन हक़ाइक़ और सवालात। ख़ास तौर पे आज जो GCDA रिपोर्ट सामने आई IMF की जानिब से, इस रिपोर्ट में होने वाले अहम तरीन इंकशाफात पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चरल लूप होल्स हैं, स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं, पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करने के लिए जो रिफॉर्म एजेंडा है उस पर तफसीलन जो है इस वक्त IMF की तरफ से इस रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट किया गया इन पॉइंट्स को। उसमें ख़ास तौर पे जो पॉलिसी इंटरवेंशंस और ये जिक्र के जो पाकिस्तान में जो जुडिशल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम मैकेनिज्म, जस्टिस, इम्पार्शियलिटी, यानी तमाम जो अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म्स हैं उन पर भी बड़ा अहम तरीन सवाल उठाया गया। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि IMF की तरफ से जो NAB की तरफ से दावा किया गया कि एक मखसूस यानी साल 2024 से 25 के दौरान तकरीबन 4.3 जो ट्रिलियन की रिकवरीज हैं, ये पाकिस्तान की मईशत को करप्शन की वजह से पहुंचने वाले नुकसान का एक बहुत छोटा हिस्सा है। यानी इससे कहीं ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की मईशत को करप्शन और नाअहली की वजह से, बदनवानी की वजह से हुआ है। और बदनवानी की जो बेसिक वजह करार दी गई है वो नाकिस कंट्रोल है, यानी जो गवर्नेंस है उस पर कोई कंट्रोल मौजूद नहीं है और वो कंट्रोल जो फेडरल लेवल के ऊपर स्पेंडिंग पे होना चाहिए वो कंट्रोल मौजूद नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उस पर बड़े अहम और क्रिटिकल सवाल जो IMF ने उठा दिए। अब सवाल ये कि इस रिपोर्ट को आखिरकार इतने टाइम रोका क्यों गया। इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद ये अमल दरामद इन नुकात पर होगा भी या नहीं होगा, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ आई वॉश होगा, ये गिमिक होगा, ये क्रिएट किया जाए कि हमने अमल दरामद कर दिया है और रिपोर्ट पर, लेकिन अमल दरामद होगा या नहीं होगा, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। जैसे हमें कहा गया जी कि अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अ डोमिनेंट इकोनॉमिक एलीट ओवर की सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कंट्रीब्यूटर्स, यानी एक पूरी तवील तारीख है कि एक डोमिनेंट कंट्रोल रहा है पाकिस्तान की जो मईशत है उसके ऊपर, इकोनॉमिक जो एलीट है उसका, एलीट कैप्चर का। और इस एलीट कैप्चर की वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुसलसल मुतासिर भी हुई है, पाकिस्तान की मईशत मुसलसल मुतासिर हो रही है। हालिया फैसलों का जिक्र भी है इसमें, इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया, द एब्सेंस ऑफ अ पॉलिसी टू गाइड where and when the state regulates the economy allows individual regulatory authorities significant opportunities to generate burdensome rules, while their role as both enforcer or regulator and of regulator disputes insulates them from the effective oversight। यानी जो regulator है उसका काम oversight का है, लेकिन उस काम में भी वो इस पर अहल साबित नहीं हो रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो रहा है। ये बड़ी अहम तरीन सूरत हाल है और इस पर अहमद शनौई साहब से बात करते हैं, सीनियर माशी तज़्ज़ियानिगार। अहमद शनौई साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। आज ये जो आपकी रिपोर्ट आ गई, करप्शन और गवर्नेंस डायग्नोस्टिक करप्शन रिपोर्ट, क्या कहना चाहेंगे इस रिपोर्ट में? काफी टाइम तो इस रिपोर्ट को रोकने की कोशिश हुई, अब ये रिपोर्ट सामने आई, गवर्नेंस गैप को इसने बेनकाब किया। चुनाव साहब, आप कैसे देखते हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं रिपोर्ट की? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए बात यह है कि ये जो कुछ हम देख रहे हैं ये इतने सालों से होता हुआ चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान में जो रेड टेपिज्म है ब्यूरोक्रेसी का और दूसरे इदारों का, कि जिस तरह माशी तरक्की को रोका जाता है रेड टेपिज्म से और ब्यूरोक्रेसी के सुर्खपीते की जब हम बात करते हैं, तो ये चीजें जो है वो सालों साल से चली आ रही हैं। अगर रिपोर्ट को रोका गया तो मैं बज़ाहिर ये समझता हूँ कि इसमें कोई नई बात नहीं है। और इन तमाम नामसाइद हालात के बावजूद भी जिस तरह पाकिस्तान में सरमायाकार काम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन भी है। मैं सिर्फ एक बात ये कहता हूँ कि मैं तो इस एंगल से देखता हूँ कि पाकिस्तान में जो लिस्टेड कंपनीज हैं, इन तमाम नामसाइद हालात के बावजूद भी जो परफॉर्मेंस इनकी नजर आ रही है, जिस तरीके से इनके रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट वैसे तो नहीं बढ़ रही ना जी, कंपनीज के रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनीज की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी जा रही है, डिस्पाइट के 62% हम टैक्स भी दे रहे हैं।
तो इसका मतलब ये है कि ये एक कंपनीज की कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स है, और इन एफर्ट्स से जो है वो चीज़ों को उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। इमेजिन कर लें कि अगर ये रेड टेपिज्म खत्म हो जाए, ये ब्यूरोक्रेसी के की रुकावटें खत्म हो जाएं और इसकी ओवरसाइट मॉनिटरिंग सही तरीके से हो जाए, तो पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ, पाकिस्तान का जो वो आप दुरुस्त करें चुनाव साहब, लेकिन ये बताएं, ये चुनाव साहब ये बताएं कि ये जिस एलीट का जिक्र हो रहा है कि जो पाकिस्तान की जड़ों में बैठ के अशराफिया जो तबका है जिसने हर फैसले से अपना फायदा हासिल किया, भले वो मईशत का या शुगर इंडस्ट्री हो या सीमेंट सेक्टर का जिक्र हुआ है, इसमें और भी सेक्टर्स का जिक्र हुआ है, तो ये तबका तो जिसने डॉलर मैनिपुलेशन से पैसा कमाया, जिसने टर्फ स्कीम पे अरबों डॉलर कर्जा जीरो इंटरेस्ट रेट पे ले लिया, ये तो हर सियासी जमात के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये तो हर ग्रुप, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर स्टेक होल्डर के साथ मिले हुए लोग हैं, तो ये तो अभी भी हमारी मईशत को चूस रहे हैं ना। देखिए बिल्कुल बात ठीक है, मैं तो उस पर भी आपके प्रोग्राम में आके ईटीएफ भी कह चुका हूँ कि जितने अरबों रुपए इन लोगों ने कमाए हैं कि जो माल लोकल री एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल ही नहीं होता वो लोकल में बिकता है, और बगैर ड्यूटी और बगैर सेल टैक्स के जो है वो अपना ये माल बेचते हैं और दूसरा माल प्लेस करते हैं एक्सपोर्ट में। इसी तरह शुगर इंडस्ट्री का, इसी तरह आईपीपीज का जो एक बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा स्कैंडल है। इसी तरह और इश्यूज हैं, जो चर्च की आपने बात की, मैं ये समझता हूँ कि देखिए बात यह है कि ये मखसूस तबका जो है वो जड़ों में घुसा हुआ है और ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर, देखिए ब्यूरोक्रेसी अकेले ये काम नहीं कर सकती जब तक कारोबारी लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट ना करें, तो ये पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों तरफ फायदे पहुंचाने की बात करते हैं और मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान भी पहुंचता है। तो इससे जो है जो हम कहते हैं कि बेनिफिट नीचे तक जाना चाहिए वो एक तो नीचे तक नहीं जा रहा, दूसरा इकोनॉमी अगर खोखली हो रही है तो गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उस पर बहुत बड़ा अंदाज हो रहा है और उसका फिर असर ये हो रहा है कि नहीं, मेरा मतलब चुनाव साहब ये है कि जो गवर्नमेंट चाहे पीटीआई की हो या पीएमएलएन की हो या पीपल्स पार्टी की हो या लेट्स से एबीसीडीएफ किसी की भी हो, ये चंद तबकात 5 से 50 से लेके 100 नाम, ये हर इंटरिम गवर्नमेंट हो, न्यूट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये हर गवर्नमेंट का किसी ना किसी तरह पॉलिसी मेकिंग के अंदर ये अपने फायदे निकाल लेते हैं, हर जगह से जहां से इनको हासिल करना होता है फायदा हासिल कर लेते हैं। जी बिल्कुल दो राय नहीं है, इन्होंने फायदे उठाए हैं और बेसिकली देखें किसी कंपनी की अगर ग्रोथ होती है तो उस कंपनी से जो मुंसलिक लोग होते हैं, चाहे वो बायर हो, सेलर हो, मिडलमैन हो, चाहे वो और भी प्रोडक्शन के अनासर हो, वहां भी कोई ना कोई इम्पैक्ट तो जाता है, उनकी भी तरक्की तो होती है, लेकिन मैस एट अ लार्जर स्केल ये काम नहीं हो पा रहा, इसी वजह से हम मईशत की ज़बोहाली देखते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि जाहिर है एक बेटर गवर्नेंस करें। अच्छा, फिर मैं दूसरी बात पे ये कर रहा हूँ, जब हम ये बात करते हैं कि ये 50-100 लोग हैं वही बेनिफिट उठाते हैं, तो वो इस सिस्टम में जम हो गए हैं, उन्हें पता है कि सिस्टम को के साथ कैसे चलना है, उन्हें ये पता है कि सिस्टम को कैसे मैनिपुलेट करना है, और वो एक तरफ तो लातादाद फायदे उठाते हैं और दूसरी तरफ अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, उनके तजज़िये देख लें, उनकी कॉन्फ्रेंसेस में उनके पेपर्स देख लें, सेमिनार्स में उनकी बातें देख लें, तो वो हमेशा एक डिस्करेजमेंट की बात होती है कि जी पाकिस्तान में कुछ नहीं रहा। मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान में बहुत कुछ है, उनके ये स्टेटमेंट इसलिए आते हैं तो उस स्टेटमेंट के साथ वो ये साबित करना चाह रहे हैं और ये लोगों को अर्ज करना चाह रहे हैं कि हम ही इसके मालिक हैं, हम ही 50-100 लोग जो हैं ये सारे काम करेंगे और कोई यहाँ अंदर मैं तो इसमें ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे एक शुभा एप्टेमा का है, वो तो हर दफा ये ऐड लगाता है कि हमारी इंडस्ट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। मैं तो तकरीबन 18 साल सहाफत में, कारोबारी सहाफत, बिजनेस वाली सहाफत में हुए हैं, तो ये 18 साल से मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि भाई ये वर्ज ऑन कोलैप्स जो है ये कब आपका जो वर्ज है ये, यानी जो व्हाट इज द टिप ऑफ इट, यानी कब ये जाके आप कहते हैं कोलैप्स। हर हुकूमत में हर साल चाहे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हो, डॉलर नीचे हो, डॉलर ऊपर हो, उनका सेम ही नैरेटिव है कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। देखिए, दो बातें हैं जिसको हमें गौर से समझना चाहिए। शायद ये बात दूसरे लोग नहीं करते, लेकिन मैं चूंकि इस फील्ड से मुंसलिक हूँ, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि ये क्या हो रहा है। देखिए, बात यह है कि कोई भी इंडस्ट्री आप लगाएंगे और जब उस इंडस्ट्री को चलाएंगे तो ये इंडस्ट्री हमेशा खून मांगती है, ये इंडस्ट्री हमेशा री इन्वेस्टमेंट मांगती है, मॉडर्नाइजेशन मांगती है। अफसोस के साथ कि हमारे मेजर जो टेक्सटाइल के प्लेयर्स हैं
मैं मेजर से बात वो वाली मेजर नहीं कर रहा, मैं नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। वो रीइन्वेस्टमेंट करने की बात नहीं करते, मशीनों को चेंज करने की बात नहीं करते, और वो इस कारोबार से पैसे निकाल के दूसरी तरफ ले जाते हैं, जिसमें स्टॉक सिक्योरिटीज, जिसमें अपना बिल्डर माफिया, जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं। तो देखिए, बात यह है कि इस इंडस्ट्री को जब तक आप मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, आप ये समझे कि मैं अगर 20 साल पुरानी वाली मशीन आज चला लूंगा तो आपको वो डिविडेंड नहीं देगी, एफिशिएंसी यील्ड नहीं देगी, उसमें लेबर एफिशिएंसी नहीं आएगी, उसके अंदर एनर्जी एफिशिएंसी नहीं आएगी, उसके अंदर वाटर एंड फ्यूल एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो अगर ये नहीं आएंगे तो आज मॉडर्न वर्ल्ड है, आज टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, और हम ये कहेंगे कि मैं 20 साल पुरानी वाली मशीन पर काम तो ये उनकी अपनी नाअहली या गलत फैसले। अच्छा, शुमाइल साहब साथ रहे, डॉक्टर शुमाइल दाऊद भी हमारे साथ हैं, माहिर है टैक्स उमूर के भी। शुमाइल दाऊद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, मईशत को भी आप गहरी नजर से देखते हैं। शुमाइल साहब फरमाएं कि IMF की GCDA रिपोर्ट आ गई सामने, पहले तो इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने में काफ़ी रुकावटें थी, ये क्यों थी, और इसके आने के बाद आपका तज्जिया क्या है इस रिपोर्ट को, अगर आपने देखा हो इनिशियली? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि ये रिपोर्ट तो पहली दफ़ा नहीं आई, इससे पहले हमने गुज़िश्ता दिहाइयों में इस तरह की कई रिपोर्ट्स देखी हैं। डेफिनेटली इस दफ़ा IMF की रिपोर्ट जो है वो इस नहज के ऊपर है जहां वो इसको जिसे कहते हैं कैरेक्टराइज कर रहे हैं कि आप जो हैं आने वाली जो आपकी किस्तें हैं उनका भी ताल्लुक है गवर्नेंस से और करप्शन को ख़त्म करने से और बहुत सी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करने से, तो इसलिए इसकी अहमियत ज़रा बढ़ जाती है। हम बार बार IMF प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे हैं, गवर्नेंस के बारे में बात होती रही है, करप्शन को ख़त्म करने की बात होती रही है, गुज़िश्ता हुकूमतों ने भी कोशिश की है, लेकिन हकीकत यही है कि डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स आज भी करप्शन के इंडेक्स के मुताबिक, चाहे हम ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें या रिपोर्ट्स को देखें, वो हकीकतन मौजूद है। नहीं, लेकिन इसमें खास तौर पे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी है उसका जिक्र किया है, फिर टैक्सेशन के ओपेक टैक्सेशन सिस्टम का जिक्र किया है कि बड़ा पेचीदा टैक्सेशन का निज़ाम है। बिल्कुल। तो ये भी जिस तरह आप कह रहे हैं आइडेंटिफाई, फिर इसमें ये जिक्र किया गया कि किस तरह हमने जो खास तौर पे टैक्सेशन के महाज पे जो इस वक्त बेनिफिट्स दिए हैं, जैसे 4.61% ऑफ GDP इन FY 2021, द रेवेन्यू लॉस फ्रॉम सच टैक्स एक्सपेंडिचर्स इज सब्सटेंशियल with the government estimate। हमारे जो बड़े बड़े लॉसेस हैं हुकूमत को चलाने के अंदर, उसमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, उनके फेलियर्स जो मुल्की सतह को अंदर से खोखला करते रहे हैं, उसकी वजह क्या रही है? उसकी वजह मिस गवर्नेंस रही है या इसमें करप्ट एलिमेंट्स रहे हैं, उसको हम दुरुस्त नहीं कर सके, गुज़िश्ता जितनी भी हुकूमतें नहीं कर सकी। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस IMF प्रोग्राम के अंदर बहुत ज्यादा तफसीलन इस पे टैक्सेशन वाले मामले पे बात आपसे करनी है। कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, तो लेट्स टेक अ ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद शुमाइल दाऊद साहब, अहमद शुनार साहब साथ मौजूद है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और कुछ अहम तरीन हक़ाइक़ और सवालात। टैक्सेशन निज़ाम पे बात हो रही थी। शुमाइल दाऊद साहब, क्या ये जो टैक्सेशन के लूप होल्स आइडेंटिफाई किए गए ओवर द ईयर्स, मुख्तलिफ एजेंसीज, मुख्तलिफ डोनर एजेंसीज, इनफैक्ट स्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स, रिफॉर्म प्रोग्राम्स हो चुके हैं, बट हर दफ़ा हम पर तनकीद इसी नुक्ते पर होती है कि कॉम्प्लिकेटेड टैक्स निज़ाम है, पेचीदा टैक्स का निज़ाम है। ये फिर से हुई है तनकीद, ये जायज़ तनकीद है, उसका हल क्या है आपके नज़दीक? देखिए, हम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं बाहर से हमें ग्रांट्स मिलती हैं कि हमें उस बताएं कि हमने कैसे इन चीजों को दुरुस्त करना है, तो हम कई दफा ये ले चुके हैं जी। मेरे ख्याल से जो रिजॉल्व, मैं इसको इस तरह से वन लाइनर दूंगा कि जो रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम के लिए जो हमने हुकूमत ने दिखाया है, अगर उसी किस्म का रिजॉल्व आज हम करप्शन को खत्म करने के लिए अगर हम कोशिश करें और गवर्नेंस को बेहतर करने की, रिफॉर्म्स करने की कोशिश करें, तो वाकई ही जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है कि हम 5 से 6% जो है अगले 5 साल में अपनी GDP को ला सकते हैं, तो वाकई हम ला सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ फिर हो सकता है कि बहुत से साथी भी हों जिनके जो इंटरेस्ट हैं या बेनिफिट्स हैं या बेनिफिशरीज हैं, उनके ऊपर भी उसका असर पड़े। तो हमें
आई थिंक यही वजह है कि जिसकी वजह से हम सही तरह से सही सिमत में अभी तक नहीं चल सके और अपने लॉसेस को कट नहीं कर सके। अच्छा, और ये अहमद शोएब साहब, आपके नज़दीक टैक्सेशन के ऊपर हमने ये भी देखा कि बहुत सी कंपनीज एग्जिट करने लगी और पाकिस्तान के टैक्स स्ट्रक्चर वाज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से बड़े मल्टीनेशनल्स के बारे में कहा गया कि वो एग्जिट कर रहे हैं। तो ये कितना ज़रूरी है इसको इंसेंटिवाइज करने का, इसकी अप्रोच और स्ट्रैटेजी चेंज करने का? देखिए, बेसिकली तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये कॉम्प्लिकेटेड निज़ाम है और इस निज़ाम में जो है वो टैक्सेशन की बहुतात है जो उसूलन होना नहीं चाहिए हमारी जैसी इमर्जिंग इकोनॉमी को। तो इस इमर्जिंग इकोनॉमी में अगर हम ये इम्पेडिमेंट डालेंगे तो कभी भी जो है वो हम बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट ड्रॉ नहीं करेंगे। रहा सवाल कि जो कंपनियां एग्जिट कर रही हैं, मैं स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग एग्जिट लिस्टिंग कंपनी में हूँ और उसके अंदर जो कंपनियां एग्जिट कर रही हैं उनकी ये वजह नहीं होती कि वो पाकिस्तान के निज़ाम से तंग आ गए हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ और मैं बड़े बवांगे दहल ये बात करता हूँ कि मैं कोई भी कंपनी अगर पाकिस्तान में चलाता हूँ तो उसका एक कमर्शियल रीज़न होता है और उस कमर्शियल रीज़न में मैं ये देखता हूँ कि मुझे ज़्यादातर मुनाफा कहाँ है। अगर मुझे मुनाफा इस बात पर है कि मैं यहाँ लोकल प्रोडक्शन करूँ और लोकल प्रोडक्शन करके माल बेचूं और मुझे सस्ता पड़ रहा हो तो डेफिनेटली मैं वो काम करूंगा। लेकिन अगर वही माल मैं बाहर से इंपोर्ट करके ड्यूटी देकर लोकल मार्केट में बेचता हूं और मुझे अपनी प्रोडक्शन से ज्यादा नफा मिलता है तो मुझे कोई वजह नहीं है कि मैं अपना लोकल प्रोडक्शन बंद करूं और इम्पोर्टेड पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करूं। यहाँ पर जो ब्रांड नेम्स चल रहे हैं और जब बात आती है कि ये भी एग्जिट कर रहा है वो भी एग्जिट कर रहा है, उनकी वजूहत ये होती है। और दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि जो फैक्ट्रीज उन्होंने स्टैब्लिश की हुई होती हैं उनकी रियल स्टेट वैल्यू जो है वो 100 गुना बढ़ चुकी होती है। अगर 10 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले की बात करें, तो वो भी एग्जिट चाहते हैं कि जी हम अपना गेन कर लें एक दफा। जब मैं गेन की बात करता हूं तो कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजीज भी होती हैं कि जो है वो एक दफा गेन बुक करें, थोड़ा यहाँ से हटें और फिर दोबारा री एंट्री मारें किसी और सूरत में। तो ये बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं जो लोग लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम हमेशा हर एग्जिट को जो है वो इसी सेंस में ले जाते हैं कि जी ये कंपनी भाग रही है पाकिस्तान। ठीक है, ये दुरुस्त हो गया कि ये रीजन ये भी हो सकता है और बहुत से मल्टीपल। शुमाइल साहब, ये आपकी तरफ शुमाइल दाऊद साहब, ये जो एजेंडा है ये इम्प्लीमेंट होगा, ये आई वॉश होगा, ये इस पे क्या आपका नुक्ता नजर है? लेकिन मैंने तो कहा कि इसको सीरियसनेस के साथ अगर वाकई हुकूमत लेके चलती है तो ये जरूरी है, ये अशद जरूरी है। देखिए, अभी जो जिस तरह ये बात चल रही है, हम इसलिए सरवाइव कर रही हैं कंपनी कि पाकिस्तान का जो लेबर कॉस्ट है वो अभी भी रीजनल सतह के ऊपर अगर हम कंपेयर करें तो वो थोड़ा सा लोअर साइड पे है। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो ये डेफिनेटली ऊपर की तरफ को जा रहा है, तो फिर लोगों का इंसेंटिव कम हो रहा है। और दूसरी तरफ जो ऑब्वियसली इनपुट कॉस्ट है उसके अंदर बिजली और यूटिलिटीज और वो तमाम चीजें हैं और इनडायरेक्टली और जो मसाइल सामने आते हैं टैक्सेशन के, सुपर टैक्स के, और इसके मुकाबले में जो दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं वो लोअर इनकम टैक्स, लोअर सेल्स टैक्स, लोअर प्रॉपर्टी टैक्स, इस किस्म की चीजें जो वो ऑफर करते हैं और लॉन्ग टर्म हॉलीडेज 10-10 साल की दे रहे हैं। अफ्रीका के अंदर बहुत से हमारे ही बहुत सी फैक्ट्रीज शिफ्ट हुई हैं। सेंट्रल एशिया के अंदर मैं अभी रिसेंटली भी हो गया, वहां पे भी बहुत जबरदस्त किस्म के इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली कंपनीज जो हैं वो देखती हैं, हाँ पाकिस्तान की जो एक बहुत बड़ा डिविडेंड है वो यहाँ की आबादी है कि 25 करोड़ आवाम है, वो डेफिनेटली डिविडेंड है, लेकिन उसको वे कर रहे हैं लोग और वो वे करने के साथ साथ हमारा जो मौका है वो निकलता जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि हम 50-55 लाख से 60 लाख की आबादी जो है सालाना इजाफा कर रहे हैं। हम ठीक है वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हमें अपने लोगों की तरफ ही देखना है। तो अगर हमने अपने मसाइल को दुरुस्त नहीं किया तो हमारे जो मसाइल हैं वो हमसे हमारी सकत से बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुमाइल दाऊद साहब आपका भी और अहमद शोनाय साहब का भी कि आपने अपनी कीमती राय से आगाह किया हमें। और आज इस रिपोर्ट के ऊपर जो IMF की तरफ से आई इस पर तफसीलन गुफ्तगू हुई। फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल और एक्स पर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।